बड़े बड़े ग्रुप्स तो अगर हम बात करें वो 10 के करीब हैं, लेकिन ये छोटे मोटे मिला के काफ़ी सारे हैं। कुर्दिश जो हैं वो बिल्कुल अलग है, उनमें से वो ना इनके खिलाफ है ना हक में, लेकिन वो ऑटोनॉमी मांगते हैं। तो आपको फ्यूचर ओवरऑल अगर मोटी मोटी पिक्चर पेंट की जाए तो क्या नज़र आ रहा है सीरिया का? इसमें तो एक ही वे आउट है कि जो बड़ी ताकतें हैं उस इलाके में और जो रेलेवेंट हैं, रूस और ईरान के अलावा, क्योंकि उनको बुलाया नहीं गया। जो रीसेंट कॉन्फ्रेंस हुई है, जो उर्दून में हुई है कॉन्फ्रेंस, उसमें तमाम बुलाए गए थे। जो मेन मुल्क हैं, सऊदी अरब, उर्दून तो खैर होस्ट था, कतर, मिस्र, सब बुलाए गए थे। इराक, इनके फॉरेन मिनिस्टर्स थे। इसी तरह अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर, यूएई के, यूरोपियन यूनियन के जो फॉरेन पॉलिसी चीफ थे, और बहुत से नुमाइंदे आए हुए थे वहाँ। और उसमें जिस चीज़ पे बातचीत हो रही थी वो यही थी कि अगर बैनुल-अक़वामी बरादरी, और वो में बैनुल-अक़वामी बरादरी तो एक इतना बदनाम ज़माना लफ्ज़ बन गया है क्योंकि उसका मतलब भी कुछ नहीं समझ आता। अगर यूएन के कॉन्सेप्ट में बात करें तो वीटो आ जाता है। लेकिन ये लोग जो इकट्ठे हुए थे, जिनका मैंने जिक्र किया है, इन्होंने इस चीज़ पे लग रहा है कि एग्रीमेंट ज़ाहिर किया है कि भाई अगर ये अपने अंदर एक प्लूरलिस्टिक हुकूमत, यानी कि मेकिंग इट ईजी, अगर माइनॉरिटीज़ के राइट प्रोटेक्ट करने में एग्रीमेंट हो जाए और फिर ये जो बाकी लोग हैं इनको शामिल किया जा सकता है, तो मेरा ख्याल है, क्योंकि उसमें तुर्की भी मौजूद था, ये जो मीटिंग थी, और तुर्की के बयानात बहुत से आए हैं इससे पहले भी। ये ठीक है कि इस वक्त बहुत कॉन्फ्लिक्ट इसमें है कि अमेरिका कुर्दों को बैक कर रहा है, और वो कुर्द जो हैं वो तुर्की के बॉर्डर पे हैं, और कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी को तुर्की समझता है उसके तुर्की की नेशनल इंटेग्रिटी के ख़िलाफ़ हैं, और उनको जो ये पार्टी है इसको समझता है उनकी एक शाख है। एनीवे उनके बहुत से जो ग्रुप्स जो तुर्की के बैक्ड हैं, उन्होंने सीरियन नेशनल लिबरेशन आर्मी, जो भी उसका नाम दिया है, उन्होंने बहुत से ऐसे इलाके जिसमें कुर्दों ने कब्ज़ा किया हुआ था, मंजीब वगैरह से, उनको बाहर निकाल दिया है। अहमियत यह है कि इस इलाके में शाम के बहुत सी ऑयल वेल्स हैं जो कि अमेरिका इस्तेमाल करता है उनकी दौलत अपने फौजियों को जो वहाँ रखा हुआ है उसके लिए। तो अब अगर बैनुल-अक़वामी बरादरी छोड़ें ये कि जो अंदरूनी क्या बात होगी, अंदरूनी तो यह है कि जो सबसे डोमिनेंट ग्रुप है वो इस वक्त हयात तहरीर अल शाम, जो कि पहले ऑफ कोर्स जब वो मेंबर्स थे अल-कायदा के समझे जाते थे तो उनका बहुत नाम आता था अखबारों में, ये हुज्जत अल नुसरा जो भी उनका नाम था। और उस वक्त जो उनके लीडर हैं वो मोहम्मद अल शौलानी के नाम से, जौलानी, और जौलान वो इलाका है जिसको जो अंग्रेज़ी में गोलान कहा जाता है, जिस पे इजराइल ने कब्ज़ा किया है, जो हम बात कर रहे थे। वो खुद एक इंडिकेशन थी कि ये साहब इंडिकेट कर रहे हैं कि ये इजराइल के ऑक्यूपेशन के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। इन्होंने तो नाम में भी कर लिया था, शायद ओरिजिनली इनका फैमिली भी वहीं से आता है। अब सवाल यह है कि इन्होंने पिछले 7-8 साल में अपने आप को रिफॉर्म किया है। शायद इन्होंने इराक का हशर देखा है, पर उसके अलावा इन्होंने अभी देखा है कि जो यहाँ हशर हो गया है फ़लस्तीन के इलाके में हमास का, गाजा में, मैं कसूरी साहब अगर रिकंस्ट्रक्शन है शाम की, और शाम की रिकंस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं होगी विदाउट द कोऑपरेशन ऑफ ऑल द मेन एक्टर्स इन द एरिया। बिल्कुल, ये जो आपने फरमाया कि इजराइल एक और बड़ी वो एक इंपॉर्टेंट पोजीशन है जहां पे वो कब्जा करके बैठा हुआ है, लेकिन एट द सेम टाइम टर्की जिसकी हिमायत भी रही है इधर शाम में, इनको तहरीर शाम वालों को भी, वो जो एक एरिया पे कब्जा करके बैठे हैं और वो समझते हैं कि हमारा बफर जोन है कुर्दों के हवाले से। अगर टर्की वापस नहीं करेगा शाम को वो एरिया, तो इजराइल तो बिल्कुल ही नहीं करेगा। वो कहेगा पहले अपने बरादर मुस्लिम मुल्क से तो जाके वागुजार करा के हैं, उसके बाद हम ये करेंगे। और फिर अमरीकी ऑयल फील्ड, अमरीकियों ने जो नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि मसला खाली करने का है। उनका जो टर्की का मसला कुछ और है। हमें तो समझना चाहिए, हमारे यहाँ 3.5-4 मिलियन अफगान थे, कई साल रहे। जब मैं फॉरेन मिनिस्टर था हमारे लिए मेजर इशू था, और अभी भी मेरा ख्याल है जो उनके नेशनल आइडेंटिटी कार्ड्स उन्होंने हालांकि पाकिस्तान के लिए लिए 2-3 मिलियन होंगे, पता ही नहीं उनका लग रहा है कितने हैं, ऑफिशियली भी काफ़ी ज़्यादा है। तो तुर्की का सबसे बड़ा मसला है कि 3.5 मिलियन शामी वहाँ सेटल्ड हैं।
इट्स नॉट ए क्वेश्चन ऑफ बफर जोन, वो चाहता ही है वापस जाएं, इसमें कौन सी हैरानी की बात है। और वो खुद बाहर वापस जाना चाहते हैं, उर्दुन में जो बेस्ड है वो भी वापस जाना चाहते हैं, लबनान में जो बेस्ड है वो भी वापस जाना चाहते हैं, शाह और जो तुर्की में बेस्ड है वो भी वापस जाना चाहते हैं। उसकी वजह है कि रेफ्यूजीज को अपनी मर्जी से खुशी से नहीं बनते, निकाले गए हैं। और तो और अमेरिका और यूरोप में जो शामी हैं, जिस तरह वो खुशी मना रहे हैं, उससे लग रहा है कि अगर स्टेबिलिटी शाम में आई और शाम की जो डायस्पोरा है ओवरसीज, वो बहुत कामयाब लोग हैं, वो अपनी स्किल्स भी लाएंगे और अपना कैपिटल भी लाएंगे। तो असली बात यह है क्या इस इलाके में अमन होगा या नहीं। कैपिटल आपका लोकल हो या फॉरेन हो, वहां वहीं जाता है और डेवलपमेंट भी वहीं होती है जहां अमन हो। जहां लोग लड़ते मरते रहे वहां कोई कैपिटल नहीं जाता, अपने लोग भी बाहर भाग जाते हैं। खुर्शीद कसूरी साहब, कता कलामी की माफी चाहता हूं, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि पहले फलस्तीन, लेबनान, अब शाम, इसराइल की जो मशरक़ मुस्तक़ा पर गिरफ्त है वो कुछ ज़्यादा मजबूत होती जा रही है। आप नहीं समझते हजूर कि इसराइल का ये ग्रेटर जो ख्वाब है ये कहीं खुदा ना खास्ता पूरा होने जा रहा है? किस नज़र से देखते हैं? देखिए, इज़राइल का जो ख्वाब, तो आपने सही कहा, बड़ी देर से है, ये कोई नई बात नहीं है। उनके अंदर जो ज़ायनिस्ट हैं वो तो उनमें से कई ऐसे पागल हैं वो समझते हैं दमिश्क भी जो है ग्रेटर इज़राइल के हिस्से में आता है, लेकिन ये उनका समझना और बात है, इस इलाके के हालात और हैं। आपने जो निशानदेही की है वो ठीक है, और उसमें जो स्ट्रीट का सेंटिमेंट है जो आप रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, जो मैं भी समझता हूँ, चाहे वो काहिरा की स्ट्रीट हो, लाहौर की हो, कराची की हो या दमिश्क की या कहीं भी इस्लामी मुल्क में, आप सऊदी अरब में चले जाए, कहीं एक होती है गवर्नमेंट, एक होती है स्ट्रीट सेंटिमेंट एक होता है। लेकिन बदनसीबी से दिखाया गया है कि फैसले करती हैं हुकूमतों के होते हैं वाइटल नेशनल इंटरेस्ट, वो अपने कौमी मफाद में करती हैं, कोई रेफरेंडम नहीं कराया करती कि क्या चीज़ अच्छी है या बुरी है। इस वक्त जो बेसिकली टर्की का जो अपना इंटरेस्ट है, एक तो कि रेफ्यूजीज बाहर जाएं, नंबर 2 वो नहीं चाहता कि कुर्दिस्तान वाले उनके बॉर्डर के ऊपर आ जाएं, आपको पसंद हो या ना हो। अब आपकी बात यहाँ तक तो ठीक है कि अगर ये कमज़ोरी ना होती मुसलमानों में खुद इस इलाके में, तो इजराइल की ये मजाल नहीं थी कि वो ये कर सकता। लेकिन एक्चुअल फैक्ट है कि एक यूरोपियन पावर को आके सेटल कर दिया गया है बैकवर्ड बदुओं में। ये तो अब बेचारों ने कोई डेवलपमेंट की, और जब मिस्र ने ये हिम्मत दिखाई कि उन पे हमला किया और अक्टूबर 1973 में, और लग रहा था कि मिस्र कामयाब होगा, तो अमेरिका ने अनएंडिंग सपोर्ट की। तो असल में जो रियल प्रॉब्लम है वो कुछ और है, और उससे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि अमेरिका में इजराइल का इशू फॉरेन पॉलिसी इशू नहीं है। सबसे बड़ी बदनसीबी ये है, चाहे रिपब्लिकन पार्टी हो, डेमोक्रेटिक पार्टी हो, उसकी जो लीडरशिप है, हाँ नई जनरेशन जो है अब डेमोक्रेट्स से जो एसोसिएट करती है, मुझे खुशी है कि उन्होंने बड़ा प्रोटेस्ट किया है। बल्कि यहूदियों की नई नस्ल ने भी अमेरिका में प्रोटेस्ट किया है कि हम नहीं सपोर्ट करते जो इजराइल कर रहा है। मेरा कहना यह है कि जो मसला बन गया है वो ये कि अमेरिका में इतनी ज़्यादा सपोर्ट है कि जो लीडरशिप है रिपब्लिकन पार्टी की या डेमोक्रेटिक पार्टी की, वो तो उनको मौत ऐसे सामने आने लगती है कि अगर उनको इजरायली लॉबी की सपोर्ट ना रहे, बल्कि अगर इजरायली लॉबी ये फैसला कर ले कि किसी कांग्रेसमैन या सेनेटर को हराना है, तो बहुत हद तक वो कामयाब हो जाते हैं। तो असली मसला वो अमेरिका में है। यस, आई एग्री विद यू, लोकली भी है। तो ये एक मल्टी डायमेंशनल इशू है। लेकिन मेरा जो अपनी ज़ाती राय है कि अमेरिका ये नहीं चाहेगा। अब ठीक है, जो उन्होंने अचीव करना था और उन्होंने इलेक्शन जीत लिया है, ट्रंप ने, ये मेरी कम से कम ख्वाहिश है। हो सकता है मेरी ख्वाहिश को ज़रूरी नहीं कि वो पूरी हो जाए। मेरी ख्वाहिश ये है कि अब ये ट्रंप समझें कि अब उनको इजरायली लॉबी को प्लीज करने का कुछ नहीं फ़ायदा। पहले जो वो कर रहे थे, इजरायली लॉबी के अलावा टर्म लड़नी थी, अब उनकी टर्म खत्म हो गई है, अब वो अगली दफ़ा इलेक्शन नहीं लड़ सकते। लेकिन उम्मीद ये करनी चाहिए कि इवन हैंडेड होंगे। और इस हद तक मैं अर्ज क्या कर रहा था, पूछना आपसे चाह रहा था, अमेरिका में जो इवेंजेलिकल्स हैं
जो चाहते हैं कि एक ग्रेटर इजराइल हो और एक आर्मागेडन हो, और वो कुल वोटर काउंट का 34% है, और वो सफेद फार्म है, वो डेमोक्रेट्स को भी वोट करते हैं, वो रिपब्लिकन्स को भी वोट करते हैं। इजरायली लॉबी अपनी जगह पे, वोटर का भी एक प्रेशर, और जो कि कैथोलिक है, ये कैथोलिक ज़ायनिज्म की भी एक फॉर्म है अमेरिका के अंदर, जिसकी वजह से उनकी गवर्नमेंट्स को, सक्सेसिव रिजीम्स को ये पॉलिसीज इजराइल की फेवर में लेना पड़ती हैं। तो मुमकिन है कि डोनाल्ड ट्रंप इस वजह से नहीं, मैं तो जो कह रहा था वो तो यही तो कह रहा था कि जो इजरायली लॉबी है वो सिर्फ यहूदियों पे तो नहीं, यहूदी तो बड़े कम है वहाँ जी, वहाँ तो एवेंजेलिकल्स हैं। एवेंजेलिकल्स जो हैं, क्रिश्चियन एवेंजेलिकल्स, ये वही हैं। मैं आजकल को हिस्ट्री पे 19th सेंचुरी इंडिया भी देख रहा था कि एवेंजेलिकल्स ने आके हिंदुस्तान में भी अंग्रेज़ों के और शुरू में हिंदुस्तानियों के ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। एवेंजेलिकल्स का एक अपना नुक्ता नज़र है और वो ज़्यादातर रिपब्लिकन्स को वोट करते हैं, डेमोक्रेट्स को कोई ज़रूर देते हैं, लेकिन एवेंजेलिकल्स बुनियादी तौर पर वोट करते हैं उनको। ये ठीक है कि डेमोक्रेटिक पार्टी में भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट है कि नई जनरेशन, और जो अब के जो इजराइल ने जुल्म किया है उसका एक असर ये हुआ है कि जो वो ये कहता था ना, हम हिटलर ने हॉलोकॉस्ट किया, हमें मार दिया, अब वो जो उसकी मॉरल वर्थ है वो ज़ीरो हो गई है। वो जो दुनिया को बताया करता था, कम से कम यूरोपियंस की नई जनरेशन अब इसको बिलीव नहीं करती। लेकिन जो हम मसला शाम का देख रहे हैं, शाम में ये है कि उनकी तो कम से कम इसी में निजात है कि वो आपस में बैठ के फैसला करें। और ये मुझे खुशी है कि इन्होंने इराक से ये सीखा है कि जी अगर तो आप टोटली पुरानी रजीम को ख़त्म कर दें। इन्होंने भी कहा है कि हम उन फौजियों को अलहदा करेंगे जिन्होंने ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की हैं। तो फौज का तो इन्होंने किया है, सिक्योरिटी फोर्सेस, बल्कि फौज नहीं कहा इन्होंने, सिक्योरिटी फोर्सेस का है। लेकिन जो फॉरेन सर्विस है, सिविल सर्विस है, वो सारे काम कर रही है। तो कुछ ना कुछ फिर ट्रांजिशन इनकी ऑर्डरली हुई है। सिटिंग प्राइम मिनिस्टर से इन्होंने बैठ के ट्रांजिशनल गवर्नमेंट की बात की है, ट्रांजिशनल गवर्नमेंट बन चुकी है। ये ठीक है कि वो ज्यादा तक HTS या हयात इंतहाई काबिल खुर्शीद कसूरी साहब, मैं रशिया के बारे में आपसे कुछ जानना चाहता हूं कि यूक्रेन की बात कर लें, वहां के फिर बशारुल असद की बात कर लें, वो भी रशिया में, ये तमाम सरबराहे मुमलिकत जो है ये रशिया में पनाह ले रहे हैं। ये कोई तूफान का पेश खेमा है? आप रशिया को किस नजर से देख रहे हैं? रशिया की जी ये पोजीशन है कि मैं समझता हूं अमेरिका ने, ये जो यूरोप में कुछ बड़े हार्ड लाइनर्स हैं, उनको इसी गलत फहमी का शिकार है। वो सिर्फ एक एंगल से देखते हैं, वो ये कहते हैं कि जी रूस ने क्यों यूक्रेन को इन्वेड किया, और वो कहते हैं दूसरी जंग अजीम के बाद पहली बार बॉर्डर सॉवरेन मुल्क के वायलेट हुए हैं। एक हद तक ठीक है, लेकिन वो ये बताना भूल जाते हैं कि जब सोवियत यूनियन का इन्हदाम हुआ था और उनकी जो वार्सा पैक्ट थी उन्होंने उसको भी ख़त्म कर दिया था, तो नेटो का अव्वल तो जवाब कुछ नहीं था, लेकिन ना सिर्फ नेटो कायम और दायम रहा, उसको मजबूत किया गया और ये फैसला किया गया कि जो फॉर्मर सोवियत यूनियन की रियासतें हैं, उनको लाटविया, एस्टोनिया ये वगैरह, इनको वहाँ मेंबर बनाया जाएगा। एफर्ट्स की जा रही थी कि जॉर्जिया को भी बनाया जाए। अगर आप ये अब करेंगे कि बॉर्डर्स पे उनके ले जाएंगे नेटो को, एक तो आपने नेटो को रखा, तो एक ही वे आउट है कि सोवियत यूनियन को ख़त्म होकर रूस हो गया, उनके बॉर्डर पे अगर नेटो जाएगा तो फिर मुझे ख़तरा ज़रूर है। लेकिन अगर प्रेसिडेंट ट्रंप लाइकलीहुड ये है कि पॉलिसी में तब्दीली लाएंगे और रूस और के साथ जो उनकी ये यूक्रेन की जो सेटलमेंट कराएंगे, मुझे लग रहा है उसमें जहाँ रूस की फ़ौजें बैठी हैं वो ज़्यादातर वो इलाका है जो रशियन स्पीकिंग है, जो प्रो रशिया है, वो शायद उस पर किसी किस्म का कब्जा होगा या रूस का, या ऐसी सेटलमेंट होगी जैसे कि पहले मिन्स्क एग्रीमेंट्स थे कि उसके ऊपर एक ये था जैसे कि रूस का भी अमल दखल होगा, यूक्रेन का वो हिस्सा होगा, ये सारा हो सकता था। लेकिन जो हार्ड लाइन एलिमेंट है अमेरिका में वो नहीं माने। लेकिन अमेरिका में बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये समझते हैं कि ये होना चाहिए, और हो सकता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप आके इस मसले को हल करने में कुछ मददगार साबित हो। मेरा आपसे आखिरी सवाल है काबिल एहतराम कसूरी साहब, आपने पिछली गवर्नमेंट PTI की भी देखी है, आपने मौजूदा गवर्नमेंट भी देख रहे हैं, आप एक कामयाब वजीर खारजा के तौर पर रहे हैं, ज़रा कंपैरिजन करें, पाकिस्तान ऊपर जा रहा है
मिडल में है या फिर नीचे जा रहा है? देखिए, इसका जवाब ऐसा है, हर मदना हर चीज़ हमेशा सियासत सामने रखता है, हमें यही हमारी तबाही है। मसला यह है कि हमने फॉरेन पॉलिसी तो उधर गई, किसी ने प्राइम मिनिस्टर बरतानिया के थे जो लॉयड जॉर्ज 4 दफ़ा, और इसी किस्म की चीज़ विंस्टन चर्चिल ने मुख्तलिफ अल्फाज में कही थी, और वो ये एक था कि जी कोई कामयाब फॉरेन पॉलिसी नहीं हो सकती जब तक आपके अंदर अंदरूनी इस्तेहकाम ना हो, आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट ना हो। अगर आप मोहताज हो जाएं, ये हमारा